हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं आपकी बायोलॉजी की टीचर डॉक्टर अनन्या दीक्षित और आज जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबको इसका इंतजार रहता है। तो कौन सा चैप्टर है ये? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इंटरेस्टिंग तो है, साथ में क्या है ये, क्यों ज़रूरी है ये पढ़ना? ये हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बताता है कि हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए ये चैप्टर आपको 10th में पढ़ाया जाता है। और चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर 7 है आपकी जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें। ओके, तो क्या होता है रिप्रोडक्शन, पहले तो हम वो देख लें। Reproduction is the ability of living organism to produce new individuals similar to them. ओके, तो रिप्रोडक्शन जो है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब की सब रिप्रोड्यूस करते हैं। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन वो इतने कैपेबल होते हैं, एबिलिटी होती है उनके पास कि वो अपने जैसा सिमिलर या आइडेंटिकल न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर सकें या प्रोड्यूस कर सकें। ओके, तो इसका ये किसकी डेफिनेशन हो गई? रिप्रोडक्शन की। क्यों जरूरी है ये? इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, लाइफ में अर्थ में जिंदगी बनी रहे, पॉपुलेशन बढ़ती रहे, उसके लिए ज़रूरी है। ओके, एडिशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ हमारे इन्वायरमेंट में आते रहे, उसके लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता जा रहा है, राइट? क्या जैसे आप देख रहे हो, इतनी ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ग्लोबल वार्मिंग से किस में आ गए हम, कौन सी स्टेज में आ गए? ग्लोबल बॉइलिंग की स्टेज पे आ गए। वो जो वार्मिंग थी वो खत्म हो चुकी है। ओके, तो उसके लिए, ताकि जो न्यू स्पीशीज हैं वो ये ग्लोबल बॉइलिंग को अडेप्ट कर सकें, इसके लिए न्यू स्पीशीज का आना जरूरी है। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। अब क्या होता है कि हमें पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है ना? तो वो क्या होते हैं? मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं। अब उनके रिप्लेसमेंट के लिए, ओके, उनके रिप्लेसमेंट के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, न्यू ऑर्गेनिजम्स का आना ज़रूरी है। ट्रांसफर ऑफ अडेप्टेशन एंड वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। क्या होना चाहिए? जो भी अडेप्टेशन है, जो भी चेंजेस एक ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं वो ट्रांसफ़र होने चाहिए। कहाँ पे? जनरेशन टू जनरेशन। ओके, ये तो बात हो गई किसकी? रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं वेरिएशन की, कि वेरिएशन क्या होता है। डीएनए कॉपीइंग इज अकम्पनीड बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर apparatus। ओके, तो डीएनए जो है वो कॉपी करता है। क्या होता है? डीएनए हमें पता है कि कॉपीज बनाता है। ओके, तो क्या होता है कि डीएनए जब कॉपी होता है ना, तो उसके साथ एक एडिशनल सेलुलर apparatus भी बनता है। सेलुलर apparatus क्या होता है? जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सेलुलर apparatus। डिवीजन के टाइम पे क्या होता है ना कि डीएनए कॉपी बनाता है। डीएनए जब कॉपी बनाता है तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं वो भी कॉपी बनाते हैं, वो उनकी भी कॉपी होती है। ओके, वो भी एक्स्ट्रा बन जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक बन जाएगा, जो लाइसोसोम्स है वो भी बनेंगे, ताकि जब ये डिवीजन होगा तो एक सेल है, दूसरा सेल है, 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। तो दोनों सेल के पास अलग अलग खुद के सेल apparatus हो, सेल ऑर्गेनेल्स हो, ताकि वो जो इंडिविजुअल सेल है वो अच्छे से ईजिली फंक्शन कर सके। ओके, तो ये होता है सेल apparatus। और जब भी डीएनए कॉपी होता है तो उसके साथ सेल apparatus एक्स्ट्रा एक और सेल apparatus भी कॉपी होता है। Okay, afterwards the cell divides effectively producing 2 new daughter cell। डीएनए कॉपी होगा, सेल ऑर्गेनेल, सेल apparatus मतलब सेल ऑर्गेनेल्स भी कॉपी होंगे, और फिर जब दोनों चीजें कॉपी हो जाएंगी, एक्स्ट्रा बन जाएगा, तो सेल जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ओके, और क्या फॉर्म होगा? 2 new daughter cells। It always causes some or other type of variation in newly formed cell। ओके, तो जब भी डीएनए कॉपी करता है, बनाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट कॉपी बनाए। कभी कभी थोड़े बहुत वेरिएशन आ जाते हैं जो न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स हैं उनमें। ओके, दिस ब्रिंग्स द डिफरेंस फाउंड इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ये जो वेरिएशन है वो किस में डिफरेंस लाते हैं, किसको अलग बनाते हैं? मॉर्फोलॉजिकल मतलब जो उनकी बनावट है उसमें, और फिजियोलॉजिकल फीचर्स मतलब जो उनके फंक्शंस हैं उसमें।
ओके। The DNA copying should be perfectly accurate in reproduction processes. अब ये जो DNA कॉपी हो रहा है ना वो एकदम एक्यूरेटली होना चाहिए किसके टाइम पे, रिप्रोडक्शन के टाइम पे, ओके। The variation may be beneficial or fatal for the individual. This inbuilt tendency for variation during reproduction is the basis for evolution. अब क्या होता है ना, ये जो वेरिएशन है या तो ये बेनिफिशियल हो सकता है या तो फिर ये फैटल हो सकता है। फैटल मतलब खत्म करने वाला, ठीक है। कोई भी डिसीज अगर बोल रहे हैं हम फैटल है मतलब वो खत्म ही हो जाएगा इंसान। तो ये वेरिएशन या तो बेनिफिशियल है या फिर फैटल हो सकता है। तो बेनिफिशियल कैसे है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, जो किस में रहते हैं, टेम्परेट जोन में रहते हैं, जैसे वो ज़्यादा ठंडी जगह पर रहते हैं। अब उनमें वेरिएशन आया कि अब वो थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं। तो ये तो एडेप्टेबिलिटी है, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण उनके लिए क्या है, ये वेरिएशन बेनिफिशियल है, ओके, और फैटल भी हो सकता है। और इस इनबिल्ट टेंडेंसी को हम बोलते हैं क्या, इवोल्यूशन। ये क्या होता है, ये ही होता है इवोल्यूशन की जो वेरिएशन आया है ना, और ये क्या है, इवोल्यूशन हुआ। वो जो पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उनकी किसी ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ कि वो अब ऐसे इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं, ओके। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन अब हम देख लेते हैं। Those organisms which have the same body design occupies the same niche or place in the ecosystem. ओके, ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी डिज़ाइन, जो एक जैसी बॉडी डिज़ाइन है, जिनकी जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर है वो एक जैसा है, वो एक नीश के होते हैं या स्पीशीज़ के होते हैं, और या फिर उनका इकोसिस्टम पे एक ही प्लेस होता है, वर्क होता है, फंक्शन होता है, रोल होता है, okay. The population tend to swipe out completely if a niche suitable for organism of a particular population is drastically changed. ओके, क्या होगा कि पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो जाएगी, मतलब पूरी एक साथ खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी, जो नीश है सुटेबल फॉर पर्टिकुलर, अगर जो नीश है वो ड्रास्टिकली अचानक से बदल गई, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो अचानक से बदल गया, तो वो जो नीश है वो पूरी की पूरी वाइप आउट हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, ओके। But if a variation occur in few individual of these population, there would be a chance of survival of some individual. अब क्या हुआ कि कोई नीश है, उसमें कोई और स्पीशीज़ हैं, उनमें अगर सारे स्पीशीज़ में चेंजेस आ गए, सारे स्पीशीज़ में चेंजेस आ गए, तो क्या होगा, अगर वो चेंजेस इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है या इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो स्पीशीज़ क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ओके। वहीं अगर वेरिएशन कुछ स्पीशीज़ में आए, कुछ नीश में आए, कुछ स्पीशीज़ नहीं, स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म में आए, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में 1 2 3 4 ऑर्गेनिजम्स में आए, तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जो वो है जिनमें ये अडेप्टेशन नहीं आया है, हो सकता है वो बच जाए, और जिनमें चेंजेस आए हैं वो ही खत्म होंगे। तो ऐसे क्या होगा कि पॉपुलेशन बची रहेगी, ओके। Thus is shown that वेरिएशन इन पॉपुलेशन आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। इसलिए जो है वेरिएशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है स्पीशीज के पॉपुलेशन के सर्वाइवल के लिए, ओके। अब हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। तो कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, द 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी सीन इन एनिमल्स। एनिमल्स में 2 टाइप के रिप्रोडक्शन मिलते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation। ये जो पूरा का पूरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या चीज़ हो गया, इसमें सिंगल पेरेंट से फॉर्म हो रहा है न्यू इंडिविजुअल, एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, ह्यूमंस में क्या होता है, मदर फादर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और इधर क्या है, सिंगल पेरेंट है, ओके। और इधर गमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। गमीट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जाइगोट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, मेल सेक्स सेल्स और फीमेल सेक्स सेल्स का फ्यूजन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। गमीट फॉर्मेशन मतलब फर्टिलाइजेशन, ओके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट फॉर्म नहीं होता क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, व्हेन 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स
participate in reproductive process and also involve the fusion of male and female gamete और इसको हम बोलते हैं fertilization. ओके जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स कैसे होते हैं, अपोजिट सेक्स से होते हैं, ठीक है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में, और इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है. ओके और इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. क्लियर है. ए सेक्शन में सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट जेंडर. ओके और इसमें क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है. वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल फीमेल जो सेल्स हैं, सेक्स सेल्स हैं, वो क्या होता है, उनका फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है. ए सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. ओके तो यहाँ पे जो है हमारा रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है कंप्लीट. और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ. तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए और स्टेप अप एकेडमी को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे क्लास के जो वीडियोस हैं वो फ्री मिलते हैं. साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि नीट, जेईई, सीयूईटी की भी प्रिपरेशंस होती हैं. थैंक यू.